हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। देखिए, इस सारणी में से बताते हैं हम आपको। 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त किया गया था, जो कि 78 में यह समाप्त की गई थी और इसके मध्य में एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। देखिए, भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार अधिक तीव्र, समावेशी और धारणीय विकास रखा गया। आगे है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य 8% रखा गया था। कितना रखा गया था? 8%। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, अनवरत योजना से क्या तात्पर्य। अनवरत योजना में एक चालू योजना जो वर्तमान में चल रही है, उस योजना को निश्चित समय अंतराल के बाद यानी निश्चित समय के बाद अद्यतन यानी उसमें कुछ बदलाव किया जाता है और संपादित किया जाता है। बदलाव करके इसमें चालू योजना के लक्ष्यों, जो लक्ष्य जो चालू योजना के हैं और अनुमान है, या संसाधन आवंटन, जो संसाधनों का बंटवारा है, और योजना की जो समय अवधि को परिवर्तित करने की लोचशीलता होती है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और इसके अनुमानों में, लक्ष्यों में, संसाधन आवंटन में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसी योजना को अनवरत योजना कहते हैं। आगे देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015। पहले इसके स्थान पर योजना आयोग था, जो 15 मार्च से अपन ने पढ़ा 1950 में स्थापना हुई, और इसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि नीति आयोग से योजना आयोग को कब समाप्त किया। तो योजना आयोग इसी दिन समाप्त हो गया था, 1 जनवरी 2015। आगे देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में जो भी है, जैसे वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के 2019 सप्लीमेंट्री में पूछा हुआ प्रश्न है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। आगे है, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत। कौन थे? अमिताभ कांत। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? मैंने अभी आपको बताया था, योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना, यानी 1 जनवरी 2015 को क्या बना दिया गया? नीति आयोग, और योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। नीति आयोग का पूरा नाम लिखिए। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, इसका पूरा नाम। इस आयोग, और ये अगला प्रश्न है, किस आयोग को भारत सरकार के थिंक टैंक की संज्ञा दी गई है। नीति आयोग को भारत सरकार के थिंक टैंक की संज्ञा दी गई है। किस आयोग को? नीति आयोग। आगे देखिए, नीति आयोग का कोई एक महत्वपूर्ण या एक कार्य बताइए। यह प्रश्न आरबीएससी की 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, नीति आयोग भारत सरकार के एक रणनीतिक तथा दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। किसको? सरकार। नीति आयोग की स्थापना के 2 मूल केंद्र कौन से हैं? नीति आयोग की स्थापना के 2 मूल केंद्र हैं, एक तो टीम इंडिया हब, दूसरा है ज्ञान और नवाचार।
आगे देखिए 69, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जानी चाहिए? कुछ 4 कारण होते हैं। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय जो होती है उसकी गणना क्यों की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना निम्न दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला कारण, राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय से उस देश की आर्थिक स्थिति का पता लगता है और उसकी आर्थिक प्रगति का पता लगता है। जब हम हर वर्ष या कुछ समय अंतराल में राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उसकी स्थिति का पता लगता है। राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय से हम क्या कर सकते हैं? 2 देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं, किसके पास अधिक राष्ट्रीय आय है और किसके पास कम है। इसमें अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान और उनके सापेक्षित महत्व की जानकारी भी हमें मिलती है। अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनका क्या क्या महत्व है और कितना कितना योगदान है। राष्ट्रीय आय के अनुमान के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय के आधार पर हम आगे की जो नीति निर्धारण या उद्देश्यों को निर्धारित कर सकते हैं। आगे देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले 3 विद्वानों के नाम। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 में राष्ट्रीय आय की गणना की थी, सबसे पहला अनुमान। इसके बाद फिंडलेस राज, डॉक्टर वी राव और RC देसाई के द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए गए थे। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए हम देश की जो राष्ट्रीय आय है, कुल आय है, उसमें उस देश की क्या करें, जनसंख्या का भाग दिया जाता है। देश की कुल आय में देश की जनसंख्या का भाग देंगे तो क्या होगा, एक व्यक्ति की आय आ जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र निम्न प्रकार है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। जैसे हम एक परिवार में हम निकालें प्रति व्यक्ति आय, तो परिवार के कुल सदस्यों की संख्या मान लो 10 है, और मान लो 10 लोगों की जो कुल आमदनी है मान लो कितनी है, 2 लाख है। तो एक व्यक्ति की कितनी हुई, 20,000। तो वो प्रति व्यक्ति आय हो गई। तो इस प्रकार से हम देश की भी निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय आय देश की कुल आय बटे जनसंख्या, देश की जनसंख्या एक व्यक्ति की आ जाएगी, उसको कहते हैं हम प्रति व्यक्ति आय। आगे देखिए, भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व को समझाइए। भारत में पिछले वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र में हुई है, क्योंकि ये गतिविधियां प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहयोगी थी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र के योगदान में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में आधे से अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। किसका है? आधे से अधिक योगदान। तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता है। आगे देखिए, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा को समझें। किसी भी देश में समय के साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली जो वृद्धि है, समय के साथ राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन का प्रत्यक्ष माप है। कि वृद्धि हो रही है तो अर्थव्यवस्था का आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय के प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय और पूंजीगत संसाधनों की मात्रा तथा उनकी गुणवत्ता में वृद्धि कर इसके कुशल उपयोग द्वारा उत्पादन या आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। किसी भी देश में वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ के भौतिक संसाधन, वहाँ की जनसंख्या, मानवीय और पूंजी, जितना भी धन है, उन संसाधनों के द्वारा गुणवत्ता में वृद्धि करके कुशल उपयोग के द्वारा उत्पादन की आय या उच्च स्तर को प्राप्त करना, उत्पादन अधिक करना और अधिक कमाना क्या कहलाता है, आर्थिक वृद्धि। आगे देखिए, आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक वृद्धि की अवधारणा से किस प्रकार व्यापक, अधिक व्यापक। किसी देश में समय के साथ राष्ट्रीय आय यानी उस देश की कुल आय एवं प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति की आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि का, यह
अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन का प्रत्यक्ष माप। अर्थव्यवस्था का आकार में क्या है? परिवर्तन। दूसरे शब्दों में राष्ट्र के प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय और पूंजीगत संसाधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि का द्वारा उत्पादन या आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालीन मात्रात्मक प्रक्रिया है, यानी ये दीर्घकालीन है और मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये आर्थिक विकास की अवधारणा जो आर्थिक वृद्धि की अवधारणा से क्या है? अधिक है। ठीक है ना, ये विषय ध्यान रखें। आगे बात करेंगे आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक वृद्धि की अवधारणा से किस प्रकार अधिक व्यापक है। ये प्रश्न दोबारा लिखा गया है। आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक वृद्धि की अवधारणा से किस प्रकार अधिक व्यापक है। एक मिनट में इसमें अभी परिवर्तन कर देता हूं। ये इसका एक मिनट ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको, इसकी जगह ये क्वेश्चन है ना? तो 74 क्वेश्चन को आप क्रॉस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन 75 आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक वृद्धि की अवधारणा से किस प्रकार अधिक व्यापक। आर्थिक विकास की अवधारणा आर्थिक वृद्धि से अधिक व्यापक है। आर्थिक वृद्धि में समय के साथ राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में मात्रात्मक वृद्धि होती है। किसमें? आर्थिक वृद्धि। जबकि आर्थिक विकास वह अवधारणा है जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना, सामाजिक वृद्धि, सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचे व उत्पादन तकनीक में अनुकूलम परिवर्तन होता है। यह एक व्यापक एवं गुणात्मक अवधारणा है। इसलिए आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की अवधारणा से क्या है? अधिक व्यापक है। हमने क्या बताया? देखो, आर्थिक विकास में तो आर्थिक वृद्धि से अधिक व्यापक है। क्यों? आर्थिक वृद्धि में समय के साथ राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में मात्रात्मक वृद्धि होती है। जैसे पैसा है, किसी की आमदनी बढ़ती है। जबकि आर्थिक विकास वह अवधारणा जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना भी बदलती है, सामाजिक दृष्टिकोण भी चेंज होते हैं, सांस्कृतिक स्वरूप भी होता है, संस्कृत ढांचा, उत्पादन तकनीकी सब में परिवर्तन होता है। जबकि केवल वृद्धि में धन में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है। तो इसलिए यह आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि से क्या है? अधिक व्यापक है। ये विषय ध्यान रखें। ठीक है ना? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 सतत विकास धानी विकास की अवधारणा समझाएं। सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह वह आर्थिक विकास है जो प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना किया जाता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है वह सतत विकास कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्रता पूर्व नियोजन हेतु कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए। भारत में आर्थिक नियोजन हेतु स्वतंत्रता पूर्व 1930 से 1940 के दशक में अनेक विद्वानों द्वारा नियोजन के कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। भारत में नियोजन के इतिहास में सर्वप्रथम प्रयास 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में नियोजन का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था कि नियोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। और 1944 में 8 उद्योगपतियों ने मुंबई प्लान प्रस्तुत किया। 1944 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। इसी क्रम में 1945 में एम.एन. राय ने जन योजना प्रस्तुत की थी। तो ये स्वतंत्रता से पहले नियोजन हेतु जो प्रस्ताव रखे गए थे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, जो कि अनेक विद्वानों द्वारा समय पर रखे गए थे।
विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, और यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जाकर जरूर पूछें। विशेष ध्यान रखें 74 वाला प्रश्न है, इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।